किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोल, और केसीआर दिल्ली आते बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे। इधर बारिश आए और फ्लड्स भी आए, मगर सेंट्रल से एक पैसा नहीं आए। क्या सूरत बताने को दिल्ली से लीडर्स आते बोल रहे हो गया भाई। अगर इधर बीजेपी इधर जीते तो कम्युनल रेट्स होता, इधर लैंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता बोल रहे केसीआर। आप क्या बोलते हैं? जहाँ जहाँ हम जीते हैं वहाँ कभी कम्युनल राइट्स नहीं हुए, ये हमारा रिकॉर्ड है। आप क्या बोलते हैं? हमने सबसे ज्यादा पैसा हैदराबाद को दिया है। मैं दोपहर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने वाला हूँ, मगर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि 7 लाख लोगों के घर में पानी भर गया। श्री ओवैसी और श्री केसीआर कहाँ थे? एक के भी घर में नहीं गए, आप दिखाई भी नहीं पड़े। जनता पानी में, घर में पानी रहा। हमारे कार्यकर्ता, हमारे सांसद, हमारे मंत्री लोगों के बीच में रहे हैं। कर्नाटका और बीजेपी राज्य में पैसे दिए 1300 करोड़ लाने को मैं लेटर लिखा प्रधानी को, मगर एक पैसा नहीं आया इधर बोले। मैं आज पूरा हिसाब लेकर आया हूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका हिसाब किताब दूंगा। बीएसएनएल प्राइवेट किए, रेलवे संस्था प्राइवेट किए, पूरा देश को सेल करने के लिए बीजेपी तैयार है बोले। आप क्या बोलते हैं? बीएसएनएल को कोई प्राइवेट नहीं किया हो गया भाई। अगर इधर केसीआर दिल्ली आते बोल के बीजेपी वाले डर जा रहे, ये बोल के दिल्ली से ये गली इलेक्शन को कैंपेन करने को बीजेपी लीडर आए बोल रहे। कोई इलेक्शन गली का इलेक्शन नहीं होता। मैंने कहा ना, ये निजाम का कल्चर है जो जनता को गली का इलेक्शन कहते हैं। ये हैदराबाद की जनता का अपमान है। हम हैदराबाद को निजाम कल्चर से मुक्त करना चाहते हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, ये वीडियो मिलियंस में चला गया है। अब तक लोगों ने इसको बहुत पसंद किया है, बहुत सारा शेयर, और ये वीडियो पर लाइक्स कमेंट्स वगैरह बहुत आ गए हैं। इस इंटरव्यू में कुछ सवाल जो अमित शाह से उस जर्नलिस्ट ने जो पूछा, उसमें से एक सवाल ये था कि केसीआर आप पे एलिगेशंस लगा रहे हैं कि बीजेपी जहां पर भी जाती है वहां पर कम्युनल टेंशंस बढ़ जाती है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। तो इसके जवाब में अमित शाह ने ये कहा कि हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, हम जो स्टेट्स में गवर्नमेंट में है वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो मैं उनको ये एक चीज बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जो पुलिस वगैरह है, वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी के हाथ में आता है। तो जनवरी और फरवरी में जो दंगे दिल्ली में भड़के थे, इसका जिम्मेदार कौन था? फिर क्या वहां का लॉ एंड ऑर्डर क्या बीजेपी गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती? क्या वहां की पुलिस, दिल्ली की जो पुलिस है वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आती? वो कौन से ट्रैक रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं? गुजरात का जो वहां पर उनकी गवर्नमेंट थी, वहां पर 2002 में किस तरीके से दंगे हुए आप सभी ने देखा है। किस तरीके से वहां पर एक ट्रेन जली थी, उसके बाद 2000 से ज्यादा लोग दंगों में कटे थे, मरे थे, जले थे। क्या इसकी जिम्मेदार बीजेपी गवर्नमेंट नहीं थी? क्या ये इनका लॉ एंड ऑर्डर है? और उसकी तरफ जो है उनका दूसरा सवाल ये था कि हैदराबाद को जो है, जो रिसेंटली जो बाढ़ आई थी, उसके ऊपर जर्नलिस्ट में दक्खनी जबान में बहुत अच्छी तरीके से हमसे पूछा था कि आपने हैदराबाद को एक पैसा नहीं दिया, क्या सूरत बताने के वास्ते आप हैदराबाद को आए हैं? तो इसके जवाब में अमित शाह ये कहते हैं कि हमने बहुत सबसे ज्यादा पैसा हिंदुस्तान में अगर वो दिए हैं तो हैदराबाद को दिए हैं। ये सरासर झूठ है। जिस तरीके से आप सभी को पता है फ्लड की जो सिचुएशन हैदराबाद में क्रिएट हुई थी, सिमिलरली जो है कर्नाटका के नॉर्थ कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट्स में भी सेम तरीके की सिचुएशन आई थी। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने वहां पर हजारों करोड़ों का पैसा दे दिया एज अ रिलीफ के तौर पे, क्योंकि कर्नाटका में बीजेपी की गवर्नमेंट है। वहीं दूसरी तरफ जो हैदराबाद और तेलंगाना के रियासत में जो बाढ़ आई थी, उसके लिए बीजेपी की जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1 रुपया नहीं दिया है। तो ये किस तरीके के जवाब दे रहे हैं? वो कहते हैं कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका पूरा खुलासा करते हैं, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कुछ खुलासा नहीं किया। चलिए, इसके अंदर यही जर्नलिस्ट ने उनसे एक और सवाल पूछा था कि जब बाढ़ आई थी तो केसीआर कहाँ थे, ओवैसी कहाँ थे? और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के मिनिस्टर्स, बीजेपी के लीडर्स वो बाढ़ के वक्त हर एक के साथ थे और वो पानी में उतर के लोगों की मदद की, हर एक की मदद की। तो ये भी एक फैक्ट चेक में पता चला है कि ये भी एक फॉल्स क्लेम्स है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से MIM के जो प्रेसिडेंट थे असद अवैसी, बाढ़ आने के बाद, या उनके छोटे भाई आप कह सकते हैं अकबर अवैसी ने लोगों का जो रिलीफ वर्क शुरू किया, जहां जहां पर भी वाटर जो जमा हो गया था उसको खाली करवाने की कोशिश की, लोगों के साथ हेल्थ कैंप्स वो ये बहरहाल बहुत चीजें की। तो दूसरी तरफ
केटीआर ने भी अपने तौर पे जो है फ्लड सिचुएशंस को उन्होंने मॉनिटर किया, अपने तौर पे ग्राउंड लेवल पर उतर के जहां भी फ्लड्स आया था वहां का दौरा करके रिलीफ पहुंचाने का काम किया। ये भी क्लेम अमित शाह का पूरी तरीके से फेल नजर आता है। अगर ऐसे ही 4-5 और जर्नलिस्ट इसी तरीके के क्वेश्चंस अगर हुकूमत में रहने वाले लीडरों से अगर पूछना चालू कर देंगे, एक तरफ ऐसे जर्नलिस्ट, चंद जर्नलिस्ट बचे हुए हैं, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया है जो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछने के बजाय अपोजिशन से क्वेश्चंस करती है। एक बात हमको याद रखना जरूरी है, मीडिया जो है डेमोक्रेसी का 4th पिलर कहा जाता है। अगर ये पिलर सही से खड़ा रहेगा तो हिंदुस्तान एक बहुत तेजी से तरक्की करता हुआ आगे बढ़ेगा। चलिए बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ। इलेक्शन कैंपेन एक तरफ खत्म हो चुका है, सभी पार्टियों ने अपना अपना पक्ष रखा है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या टीआरएस हो या एमआईएम हो, वो सब ने अपना अपना पक्ष रखा है, अपना अपना काम बताया है, अपना अपना नैरेटिव बताया है। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसको अपना वोट देकर कामयाब करेगी। कल इलेक्शन का दिन है, सुबह 7 बजे से शाम के 5-6 बजे तक वोटिंग चलेगी। इस बार खास बात यह है कि वोटिंग जो है बैलेट पर होगी, ना कि ईवीएम मशीन्स पर होगी। तो अब इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद ये भी तय हो जाएगा कि बहुत बार एलिगेशंस ये लगते हैं कि ईवीएम के साथ टैंपरिंग होती है, ईवीएम घोटाला होता है। अगर यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद हमको पता चलेगा कि ईवीएम का घोटाला क्या सच में सही है या गलत है, तो एक मॉड्यूल यहाँ पे आपके सामने पेश आएगा। कांग्रेस हमेशा से जो है एक एलिगेशंस लगाती है, कांग्रेस नहीं, बहुत सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं हमेशा से ईवीएम के ऊपर एलिगेशंस लगाते हैं कि ईवीएम टैंपर वगैरह हो रहा है। तो अगर ये लोग इस बार इलेक्शन हारते हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज हैं जो अपने आप को नाम नहीं, सेकुलर पार्टीज अगर इलेक्शन हारती हैं तो वो किसको ब्लेम करेंगे? क्या ईवीएम को ब्लेम करेंगे, क्या बैलेट बॉक्स को ब्लेम करेंगे, या फिर ओवैसी को ब्लेम करेंगे एज ए बी टीम के तौर पे? तो दूसरी तरफ डेक्कन डाइजेस्ट आपसे अपील करता है कि कल आप लोग जो है सुबह 7 बजे से वोटिंग का टाइम है, शाम में 5-6 बजे तक आप अपना वोट, अपने घर वालों का वोट, अपने रिलेटिव्स का, फैमिली का, फ्रेंड का, सभी का वोट डलवाइए एज अ रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्योंकि अगर वोट डालते हैं तो आपका गुस्से का, आपके सहमति का जो है एक मैसेज जाएगा। अगर कोई कैंडिडेट ज्यादा मेजोरिटी के साथ जीतता है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ती जाती है। तो डेमोक्रेसी में वोट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप नाराज भी हैं तो वोट करिए, अगर आप खुश भी हैं तो वोट करिए, लेकिन वोट जरूर करिए। इसी तरीके से और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट को सब्सक्राइब करिए। अगर आप फेसबुक पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो द हैदराबाद डाइजेस्ट एंड द डेक्कन डाइजेस्ट हमारे फेसबुक पेजेस है, उनको लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरीके से बने रहिए हमारे चैनल डेक्कन डाइजेस्ट के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज।